क्लास 12 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि साझेदारी का समापन, फर्म का समापन, फर्म का डिसॉल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन कैसे होता है, किन कारणों से होता है, क्यों होता है, कब किया जाता है। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स को करने के रूल्स। इस चैप्टर में नॉर्मली ये 4 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, वसूली खाता। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो अकाउंट है। और चौथा अकाउंट आपका नॉर्मली कैश अकाउंट होता है, जिसका एक फॉर्मेट, छोटा सा स्मॉल फॉर्मेट मैंने बनाया है। यानी आपको ये 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इनके रूल्स क्या है। देखिए, कोई भी अकाउंट बनने के पहले जनरल एंट्री होती है और जनरल एंट्री बनने के बाद ही अकाउंट बनती है। तो वैसे 12th क्लास में जनरल एंट्री नॉर्मली पूछी नहीं जाती, क्योंकि जनरल एंट्री आप 11th में कर चुके हो। फिर भी मैं आपको अकाउंट्स बनाते बनाते उसकी एंट्री क्या होगी वो समझा देता हूँ, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को ठीक से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, इस चैप्टर में अगर हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, 25, तो सब एक जैसे हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई नया रूल नहीं आएगा। आज जो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, बस आपके सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। यानी इसमें कोई नया पॉइंट आ ही नहीं सकता है और आएगा भी नहीं। जो आज समझा सारे क्वेश्चन एज इट इज वैसे के वैसे है। इस चैप्टर की यही स्पेशलिटी है और यही खास बात है। मतलब सीधी सी बात है, इस चैप्टर में आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। यानी मेरी मदद के बिना भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और 100% करके दिखा सकते हो। बट शर्त यह है कि आपको आज का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। इसलिए ये जितना भी बड़ा हो, आप आज के वीडियो को कंप्लीटली देखें, बार बार देखें, रिपीट कर करके देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और अगर मैं फॉर्मेट समझाने में आपको सक्सेस हो गया तो आप खुद भी अपनी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। वैसे तो मैं करवाऊंगा, मैंने बोला है कम से कम 25 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हो क्या रहा है, साझेदारी बंद हो रही है, पार्टनरशिप एंड हो रही है। सपोज जहां मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ हम 2 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे, 3 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे, 2 या 3 लोग। अब हमें इस दुकान को, इस फैक्ट्री को, इस ऑफिस को बंद करना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारे पास जितनी असेट्स है, जितनी संपत्तियां हैं, चाहे वो मशीन हो, फर्नीचर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, हम उन सबको पहले बेच देंगे, ठीक है। बेच देंगे और बेचने के बाद उसका जो पैसा हमें मिलेगा कैश, उससे हम हमारे सर पर के सारे कर्जे, चाहे वो आंतरिक इंटीरियर लायबिलिटीज हो या बाहरी एक्सटीरियर लायबिलिटीज, वो चुका देंगे, पेमेंट करेंगे। और बचा कुचा पैसा आपस में बैठकर अपना अपना ऑन बिजनेस, खुद का व्यापार करेंगे। ये इस चैप्टर में होगा। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, सब में हमें एक बैलेंस शीट दी रहेगी। तो आपको करना क्या है? आपको उस बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों को, सभी असेट्स को एक जगह जमा कर देना है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, जमा कर देना है, क्योंकि जमा करने के बाद ही तो कुछ बिकेगा। मेरे बोलने का मतलब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पहले मुझे लोकल लैंग्वेज में समझा लेने दो। सपोज आपके यहाँ एक अमरूद का पेड़ है, जिसे आप तोड़कर मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो क्या आप सीधे पेड़ बेच दो? नहीं, आप उसके अमरूद तोड़ तोड़कर एक टोकरी में जमा करके, एक बर्तन में जमा करके फिर मार्केट में ले जाओगे। बस यही प्रोसेस है। तो हमारा जो बर्तन है, असेट्स और लायबिलिटीज को जमा करने का, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। इसी बर्तन में हम सभी संपत्तियों को, सभी असेट्स को जमा करेंगे एक जगह पर,
और जमा करने के बाद उसे हम इसी बर्तन के माध्यम से बेचेंगे। ठीक है, तो रूल ये है कि आपके पास बैलेंस शीट में जितनी असेट्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी संपत्ति या जितनी भी असेट्स आपके पास बैलेंस शीट में है, तो सारी की सारी असेट्स आप डेबिट साइड पर लेंगे। आप बोलेंगे सर सारी की सारी, यस सारी की सारी, लेकिन कैश और बैंक छोड़ दे, क्योंकि कैश और बैंक बिक थोड़ी सकता, उसे हम थोड़ी बेचेंगे। यहाँ सभी संपत्तियों को, सभी एसेट्स को, चाहे वो 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, एक लाइन से जमा कर दें और जिस कीमत पर बैलेंस शीट में दी है उसी कीमत पर, पुस्तकीय मूल्य पर, बुक वैल्यू पर, यानी बैलेंस शीट में उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है, उसी प्राइस पर आप उन्हें यहाँ डेबिट में लिखते हैं, एक लाइन से सारी। बट कैश छोड़ दे, कैश और बैंक इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो बिक नहीं पाती, उन्हें बेचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और कैश को कैश अकाउंट में लिख दे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश अकाउंट में डेबिट में आएगी क्योंकि वो संपत्ति है, असेट्स, और किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, इसलिए उसे बैलेंस के रूप में शो किया जाएगा। तो सबसे पहला काम। अब इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री पहले होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स, ये एंट्री है। सभी संपत्तियों को, सभी असेट्स को बेचने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक बर्तन है जिसमें हम सारे अमरूद तोड़ के रख रहे हैं। तो हमारी बिजनेस की सारी संपत्तियां, सारी असेट्स जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, पुस्तकीय मूल्य पर, बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट की पुस्तक, बैलेंस शीट के मूल्य पर जब जितनी असेट्स आपको दिख रही है, बैलेंस शीट में जितनी असेट्स आपको दिख रही है, उसे उसी कीमत पर, उसी प्राइस पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया जाता है। क्लियर हुआ? और उसकी एक एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, सॉरी टू ऑल असेट्स, रियलाइजेशन के डेबिट में आता है टू ऑल असेट्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। हाँ, और एक बात, आप पहले नंबर पर फर्स्ट टाइम क्या करोगे? सबसे पहले आपको जैसे ही लगा कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, आपके सामने एक बैलेंस शीट आएगी, उस बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों को, सभी असेट्स को, जितनी भी आपके बैलेंस शीट में संपत्ति असेट्स थे, उसी कीमत पर उठाकर, उसी कीमत पर वहां से उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखे। कैश छोड़ दे, कैश को कैश अकाउंट के डेबिट में लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम उसी समय, हैंड टू हैंड, तुरंत। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा काम, अब आप लायबिलिटीज में जाए, दायित्व, और लायबिलिटीज, दायित्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप सभी दायित्वों को, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दायित्व, लायबिलिटीज 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की। एक होते हैं बाहरी दायित्व, एक्सटीरियर लायबिलिटीज, जिसकी हमें पेमेंट करनी है बिजनेस के बाहर, वो सब यहां आएंगे। जिसमें नॉर्मली क्रेडिटर आते हैं, लेनदार जिन्हें हमें पैसा देना है, लोन आता है, ऋण जो हमने किसी से लिया है बाहर के व्यक्ति से, या बिल्स पेएबल आते हैं। ठीक है, इसकी भी एंट्री होती है। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है बाय ऑल लायबिलिटीज। एंट्री के माध्यम से आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे भैया इसके अलावा लायबिलिटीज कहाँ जाएगी? इसके अलावा 2 लायबिलिटीज ऐसी होती है जो ना बाहर की होती है ना अंदर की, उस पर पार्टनर का अधिकार होता है, पार्टनर का राइट होता है। जैसे पार्टनर की कैपिटल, वो तो पार्टनर को ही मिलेगी, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर। और सामान्य संचय, जनरल रिजर्व या उसके अलावा कोई और रिजर्व, इस पर भी पार्टनर का हक होता है, इसलिए इसे भी पार्टनर को ही बांटेंगे, या एनी रिजर्व। और एक दायित्व, एक लायबिलिटीज और होता है, उसे कहते हैं आंतरिक दायित्व, इंटीरियर लायबिलिटीज। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो वो पार्टनर और फर्म के अंदर का ट्रांजैक्शन है, मतलब पार्टनर ने फर्म की मदद करी है, तो वो भी तो एक प्रकार का कर्जा है, वो भी लायबिलिटीज है, लेकिन उसे यहाँ शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं दायित्व को दिखाया जाएगा, उन्हीं लायबिलिटीज को दिखाया जाएगा जो बिजनेस के बाहर के हैं।
इसलिए हम उस दायित्व को, उस लायबिलिटीज को जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लोन अकाउंट में लोन के नाम से नहीं बैलेंस के नाम से आएगा, जैसे कैश में कैश बैलेंस के नाम से आएगा। ये हमारा सेकेंड वर्क है। पहला काम, फर्स्ट वर्क मैंने क्या बताया, बैलेंस शीट आपको दी रहेगी, बैलेंस शीट में दी हुई सारी संपत्तियों को, सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दे एज इट इज जिस प्राइस पर वो दी है। कैश को कैश अकाउंट के डेबिट में लिखे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका पहला काम, फर्स्ट वर्क ये। सेकंड वर्क, असेट्स तो जमा हो गई, संपत्तियां जमा हो गई, अब लायबिलिटीज दायित्व जमा करें। तो सारे दायित्व, सारी लायबिलिटीज एक जगह जमा नहीं हो। दायित्व लायबिलिटीज तीन प्रकार की है। एक वो जो बिजनेस के बाहर हमें पेमेंट करनी है, वो यहाँ जमा होंगी बाय लायबिलिटी, जिसमें क्रेडिटर आएंगे, लेनदार जिन्हें हमें पैसा देना है, लोन आएगा बैंक लोन जिससे हमने कर्जा लिया है, और देय बिल आएंगे बिल्स पेबल जो हमें पेमेंट के रूप में किसी को देना है। ठीक है। उसके अलावा पार्टनर से लिया गया लोन, ये भी एक दायित्व है, ये भी एक लायबिलिटी से, तो उसे पार्टनर के लोन अकाउंट में दिखाया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट में दिखाया जाएगा क्योंकि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था। लायबिलिटीज तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स की होती है। बाहरी दायित्व, एक्सटीरियर लायबिलिटीज, जिन्हें हमें बिजनेस के बाहर पेमेंट करना है, क्रेडिटर किसी से लिया हुआ लोन और बिल्स पेबल यहाँ जमा कर दें जो बैलेंस शीट में दिया है उस मूल्य पर। और जो आंतरिक दायित्व है, इंटीरियर लायबिलिटीज, यानी किसी पार्टनर से लिया हुआ लोन, उसके लिए लोन अकाउंट बनाकर उसमें जमा करेंगे। ठीक है। और जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे पार्टनर की कैपिटल और पार्टनर का रिजर्व, वो कैपिटल अकाउंट में हमेशा की तरह, पिछले 4 पार्टनरशिप की तरह क्रेडिट में उनमें बांट दिया जाएगा। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम हमारे सारी संपत्तियां, सारी असेट्स एक जगह आ गई, और सारे दायित्व, सारे लायबिलिटीज एक जगह आ गए। अब यहां जो असेट्स हमने जमा करी है, वो क्यों जमा करी है, ताकि उसे हम बेच सके। और यहाँ जो लायबिलिटीज, कर्जे हमने जमा किए, वो इसलिए जमा किए ताकि असेट बेचकर, संपत्ति बेचकर जो पैसा आएगा उससे इसकी पेमेंट की जाए। ठीक है। और यहाँ जो लायबिलिटीज जमा की गई है, क्रेडिट की गई है, इसे चुकाया नहीं जाएगा, पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस पर तो पार्टनर का हक है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर का होता है। और लोन अकाउंट बनाकर जो पार्टनर का लोन हमने जमा किया, उसकी भी पेमेंट होगी, लेकिन अलग से, क्योंकि वो इंटीरियर लायबिलिटी से आंतरिक दायित्व है। समझ में आ गया। और कैश में कैश पड़ी हुई है, उसका यूज बाद में होगा। ये पहला काम हम लोगों ने कर दिया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वर्क क्या करना है। सबसे पहले, लास्ट टाइम समझा रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों को, सभी एसेट्स को उसी मूल्य पर, उसी प्राइस पर, बुक वैल्यू पर, किताबी मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य पर उठाए और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जमा कर दें। कैश के डेबिट में जमा कर दे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ध्यान रखना, संपत्तियों को, असेट्स को डेबिट से ही जमा किया जाता है, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस होता है। दूसरा काम, जितने दायित्व है, जितनी लायबिलिटीज है, उसे क्रेडिट से जमा करेंगे। जमा करेंगे मतलब ट्रांसफर करेंगे पुस्तकीय मूल्य पर, मतलब बुक वैल्यू पर। आंतरिक दायित्व, इंटीरियर लायबिलिटीज, पार्टनर से लिया हुआ लोन होता है, उसे पार्टनर का लोन अकाउंट बनाकर क्रेडिट से शो करेंगे, बट लोन में लोन नहीं आएगा तो बैलेंस के नाम से शो होगा। साझेदारों से संबंधित दायित्व, पार्टनर से रिलेटेड लायबिलिटीज, यानी उनकी कैपिटल और उनका रिजर्व, उनमें बांट देंगे कैपिटल अकाउंट में। और जो बाहरी दायित्व है, एक्सटीरियर लायबिलिटीज, जैसे लेनदार, क्रेडिटर, देय बिल, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्रेडिट में जमा होंगे। ये आपके दो काम होंगे। ठीक है। तीसरा काम, अब आप संपत्तियों को बेचेंगे, असेट्स को बेचेंगे, क्योंकि आपने यहां जो असेट जमा करी है वो इसलिए जमा करी है ताकि आप उसे बेच सकें। तो जब संपत्तियां बेचेंगे, असेट बेचेंगे, पैसा आएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा बाय कैश या बाय बैंक। और ऐसा लिखकर आप एक लाइन से सभी संपत्तियां, सभी असेट्स जो यहां जमा करी है वो बेच देंगे। अगर 4 है तो चारों की चारों बेचेंगे, 5 है तो
5 के 5 बिक जाएगी। अब आप बोलेंगे सर इसे बेचने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी, डेफिनेटली होगी। जितनी असेट्स आपकी बैलेंस शीट में है उतनी सब आपको बेचनी पड़ेगी और उन सब को बेचने की जानकारी आपको दी गई। जैसे मशीन बैलेंस शीट में 40,000 है 40,000, तो 2 मशीनरी यहाँ 40,000 आएगा 40,000, और उसे 42,000 42 में बेचा तो बाय कैश मशीनरी 42 आएगा। जैसे फर्नीचर 10,000 है 10,000, तो यहाँ फर्नीचर 10,000 आएगा 10,000, और उसे 8,000 में बेचा गया 8,000 में, तो यहाँ बाय कैश फर्नीचर 8,000 आएगा 8,000। और एक बात का और ध्यान रखना, आपने यहाँ जितनी संपत्ति जमा करी है, जितनी असेट जमा करी है, वो सब बिकनी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा है, सब बेचना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर अगर किसी के बेचने की इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो फिर उसे उसी कीमत पर उसी प्राइस पर बिका हुआ मान लिया जाएगा जिस प्राइस पर आपने उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अगर कोई असेट नहीं बिक पाई तो पार्टनर उसे उठाकर घर ले जाएगा, और जब पार्टनर कोई संपत्ति असेट घर ले जाता है तो उसकी भी एक एंट्री होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये बाय कैश क्यों आया, हमने असेट्स सोल्ड की है, संपत्ति बेची है, और ये क्यों आया, पार्टनर टेकन ओवर, मतलब साझेदार संपत्ति ले जाए। अब आप समझ जाए, ठीक है। यानी यहां जमा की हुई सारी संपत्तियों को, यहां ट्रांसफर की हुई सारी असेट्स को हमें बेचना पड़ेगा, और इन्हें बेचकर हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय कैश या बाय बैंक। और अगर इसमें से कोई प्रॉपर्टी, इसमें से कोई संपत्ति साझेदार ले जाता है तो फिर हमें नगद पैसा नहीं मिलेगा, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है। और जनरल एंट्री के माध्यम से रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो पार्टनर ले गया उसमें। जैसे मोहन नाम का पार्टनर मशीनरी ले गया, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ 3 संपत्ति है, 3 असेट्स, तो उसमें से 2 बेची गई, तो उन 2 के लिए आएगा बाय कैश, और एक मोहन ले गया तो बाय मोहन कैपिटल। आगे समझ में, ठीक है। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैपिटल, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन, और अकाउंट मोहन में आएगा। ओके, वन मोर टाइम। सपोज आपने यहाँ 5 संपत्तियां जमा करी है, 5 असेट जमा करी है कैश को छोड़कर, 5 में से 3 बिक रही, 4 बिक रही है, तो चारों के लिए आएगा बाय कैश 1 2 3 4, उसका आएगा टोटल। और एक राम नाम का पार्टनर ले जा रहा है, उसके लिए आएगा बाय राम्स कैपिटल, और जितने में ले जा रहा है वो यहां आ जाएगा। ओके। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैपिटल, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन, और राम में आ जाएगा। ये तो आपकी खतौनी होती है पोस्टिंग, यानी आपने सारी संपत्तियों को, सारी असेट्स को जमा करके उसे या तो बेच दिया या पार्टनर को दे दिया। अगर साझेदार संपत्ति ले जाए, पार्टनर असेट्स टेक करे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, जितने में ले गया उतना यहाँ आएगा। और अगर सारी संपत्ति या सारे असेट बिक जाए तो बाय कैश लिखेंगे, उन सबका यहाँ टोटल आ जाएगा। ठीक है। अब बात करें कर्जों की, लायबिलिटीज की, तो आपने लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। जितनी लायबिलिटीज, जितने दायित्व आपने यहाँ जमा किए हैं उन सब की पेमेंट डेबिट से होगी, और नगद पेमेंट करेंगे तो टू कैश आएगा या टू बैंक। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जितने कर्जे, जितनी लायबिलिटीज आपने जमा करी है उन सब की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो, क्योंकि पेमेंट करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपके कर्जे हैं, लायबिलिटीज है, उनकी पेमेंट करने के लिए ही तो आपने असेट बेची है। इसकी भी एक एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जब हम लोग लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे करनी है? जितना कर्जा आपने लोगों से लिया है उतना आपको देना पड़ेगा, जितनी लायबिलिटीज है उन सब की आप पेमेंट करोगे। जैसा बोला है वैसे ही करोगे, और कुछ नहीं बोला है तो पूरी पेमेंट करोगे।
ठीक है, जैसे आपके क्रेडिटर 12,000 के थे, 12,000 के, तो टू कैश क्रेडिटर को 12,000 12,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो होगी बात लायबिलिटीज की पेमेंट नकद करने की। और अगर किसी लायबिलिटीज की पेमेंट पार्टनर खुद करता है, उसके लिए आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी है? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो क्या कंडीशन बनी है? सबसे पहले आप लोग इसे क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक यानी असेट्स संपत्तियां डेबिट से जमा होगी और लायबिलिटीज क्रेडिट में शो होगी। असेट बेचेगी बाय कैश, कर्जा उतरेगा लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो कैश। जितनी असेट्स आपने जमा की है, ट्रांसफर की है, सब बेचेंगे बाय कैश, और जितनी लायबिलिटीज आप लोगों के पास है सबकी पेमेंट करेंगे टू कैश। यानी आपको सारी संपत्तियां सारी असेट्स बेचनी है और उनसे मिलने वाले पैसे से सारे कर्जे सारी लायबिलिटीज उतारनी है। तो असेट बेचेंगे बाय कैश और कर्जों की पेमेंट करेंगे तो टू कैश। असेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, और लायबिलिटीज की पेमेंट पार्टनर ने करी तो टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अब आप ये सारे कर्जों की पेमेंट नगद कर रहे हो तो टू कैश की बाहरी कर्जे हैं, एक्सटीरियर लायबिलिटीज, इनकी पेमेंट पहले दी जाती है और उसके बाद फिर आपने अपने पार्टनर से ही कर्जा लिया था जिसको आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उसकी पेमेंट भी आप डेबिट से कर दे टू कैश। क्योंकि वो भले ही आंतरिक कर्जा हो, इंटीरियर लायबिलिटीज हो, लेकिन जब सारे कर्जों की पेमेंट की जा रही है तो उसकी भी करनी पड़ेगी, उसका अकाउंट अलग से खुलेगा। ठीक है, और इन सब कामों में हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं वसूली के व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्योंकि असेट्स और प्रॉपर्टी बेचना कोई छोटे छोटे सब्जी मार्केट तो नहीं है कि जाए बेच दिया, उसके लिए कुछ लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय करने पड़ते हैं। तो जो भी खर्चा होगा उसकी नगद पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां दिखाया जाएगा टू कैश एक्सपेंसेस, और वो आपको दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो वन मोर टाइम मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं। लास्ट टाइम सबसे पहले बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों को, सभी असेट्स को बैलेंस शीट से उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में उसी मूल्य पर, उसी प्राइस पे ट्रांसफर करते जिस प्राइस पर वो बैलेंस शीट में है, एक लाइन से, टू ऑल असेट्स। उसके बाद जो कैश उसे कैश अकाउंट में शो कर दे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला काम हो गया। दूसरा काम, जितने दायित्व है, जितनी लायबिलिटीज है, उन्हें क्रेडिट साइड से ट्रांसफर किया जाएगा। बिल्स पेएबल, देय बिल, लेनदार, क्रेडिटर, बैंक से लिया हुआ लोन या किसी और से लिया हुआ लोन, ये सब बाहरी दायित्व है। एक्सटीरियर लायबिलिटीज उसे क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर से रिलेटेड लायबिलिटीज, पार्टनर से संबंधित दायित्व, कैपिटल और रिजर्व पार्टनर को बांट देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय जनरल रिजर्व। और जो पार्टनर से लिया हुआ लोन है, साझेदार से लिया हुआ कर्जा, उसे लोन अकाउंट बनाकर क्रेडिट में जमा कर देंगे। पहला काम हमने ये देखा कि हमारे पास कितनी असेट्स है और सारी असेट्स डेबिट में शो कर दी, और कितनी लायबिलिटीज है, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट से शो कर दी। अब असेट्स को बेचना है, संपत्ति को बेचना है, तो यहाँ जितनी संपत्तियां जमा की गई है, यहाँ जितनी असेट जमा की गई है, उन सबको बेचना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा, और वो सब जब बेची जाएगी तो बाय कैश। और किसी के बेचने की इंफॉर्मेशन नहीं तो उसी प्राइस पर बेच दिया जाएगा, और बेचने की जानकारी होती है। और अगर इसमें से कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति पार्टनर ले जाए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब प्रॉपर्टी गई, संपत्ति गई, अब कर्जा उतरेगा, तो कर्जा लायबिलिटीज आपने क्रेडिट से शो किया था, उसकी पेमेंट डेबिट से करेंगे टू कैश। और अगर कोई कर्जा, अगर कोई लायबिलिटीज पार्टनर पेमेंट करे तो टू पार्टनर्स कैपिटल। असेट्स ट्रांसफर होगी डेबिट से, लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी क्रेडिट से, असेट बेचेंगे क्रेडिट से बाय कैश, लायबिलिटीज की पेमेंट होगी डेबिट से टू कैश। पहले असेट बेचेगी, फिर कर्जे की पेमेंट की जाएगी। असेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटीज की पेमेंट पार्टनर ने करी तो टू पार्टनर्स कैपिटल। और इन सब कामों में जब कोई खर्चा होगा तो सारे खर्चों की पेमेंट डेबिट साइड से शो होगी टू कैश एक्सपेंसेस। ओके, और लायबिलिटीज की पेमेंट कर देने के बाद
आंतरिक दायित्व इंटीरियर लायबिलिटीज, पार्टनर का जो लोन अकाउंट है उसकी भी पेमेंट कर दी जाएगी। पेमेंट कभी भी लायबिलिटीज की डेबिट साइड से होती है टू कैश, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट एक नाममात्र खाता है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस आएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट, जिसे सभी पार्टनर को बांट दिया जाएगा और कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है यानी लॉस ज्यादा है तो लॉस आएगा बाय लॉस, और उसे भी पार्टनर के कैपिटल में शो कर दिया जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। और नॉर्मली 99% सभी क्वेश्चन में लॉस आता है, क्योंकि बिजनेस को लॉस हो रहा तो ही तो पार्टनरशिप बंद हो रही है। एक आध दो क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आएगा, यहाँ नॉर्मली लॉस ही आएगा और लॉस से कैपिटल कम होगा, ठीक है। अब बात करें कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में सबसे पहले उनकी कैपिटल शो हुई है जिसपे उन्हीं का हक है, फिर उनका रिजर्व शो हुआ है। अगर ऊपर के अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी शो हो जाएगा, और इन तीनों चीजों से कैपिटल बढ़ेगी। और अगर पार्टनर कोई असेट्स ले गया, कोई संपत्ति ले गया, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, बाय पार्टनर कैपिटल बन गया टू रियलाइजेशन, और लॉस से भी कैपिटल कम हो जाएगी। और आप जानते हैं कि कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता है? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन। लेकिन यहाँ बैलेंस कैसे आएगा भाई? बैलेंस तो वही आता है जहां बैलेंस अपना बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल थोड़ी रहा, बिजनेस तो बंद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बताता हूं। कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल कम है, यानी वो पैसा अपने घर ले जाएगा। जैसे मान लो एक पार्टनर के क्रेडिट का टोटल 10,000 है, 10,000, और डेबिट में लॉस 2,000 है, 2,000। इसका मतलब उसके पास 10,000 रुपए बिजनेस में अभी है और उसे 2,000 रुपए का लॉस भरना है, पेमेंट करना है, तो 10,000 में से 2,000 पेमेंट करके वो 8,000 अपने घर ले जाएगा। घर ले जाएगा तो टू कैश। और अगर किसी पार्टनर के डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब उसके क्रेडिट साइड में 4,000 है, 4,000, और उसे लॉस पेमेंट करना है 5,000, 5,000, तो उसको 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो घर ले नहीं जा सकता, उसे घर से पैसा लाना पड़ेगा बाय कैश। बोलने का मतलब यहाँ बैलेंस नहीं निकलता, बैलेंस उसी चैप्टर में निकलेगा जो चैप्टर आगे चल रहा है, ठीक है। डेबिट साइड में टोटल कम पड़ रहा है, मतलब पैसा उसके पास अच्छा है उसके पास पैसा, वो पेमेंट करने के बाद ही पैसा घर ले जाएगा टू कैश। और अगर क्रेडिट साइड में टोटल कम है, मतलब उसको पैसे की कमी है, उसे घर से लाना पड़ेगा बाय कैश। और आखिरी में कैश अकाउंट बनेगा। और कैश अकाउंट कैसे बनता है? ये तो खतौनी के माध्यम से बाय पोस्टिंग आपको समझा दूंगा मैं। कैश आप लोगों ने 11th क्लास में बनाया है, कैश आती है तो डेबिट से, जाती है तो क्रेडिट से, ठीक है। असेट बेचेंगे पैसा आएगा डेबिट से, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा क्रेडिट से, पार्टनर पैसा घर ले जाएगा क्रेडिट से, पार्टनर पैसा घर से लाएगा डेबिट से। तो कैश अकाउंट हम कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन करेंगे तब। कैश अकाउंट खतौनी के माध्यम से पोस्टिंग के थ्रू आपको समझा दूंगा, पर आपको एक फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, ओके।